सामाजिक विज्ञान और भारतीय परंपरा पर आयोजित इस वेबिनार में अपना वक्तव्य दे रहे डॉक्टर शीला राय जी, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, प्रोफेसर राकेश सिंह जी, डॉक्टर मनीषा शर्मा और इसका कुशलतापूर्वक संचालन और आयोजन कर रहे हैं प्रोफेसर संध्या गिहार जी। हमारे पास यहाँ बैठे हुए विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता प्रोफेसर तीर्थेश्वर सिंह जी, विभिन्न संकायों के अध्यक्षगण प्रोफेसर ए.के. शुक्ला जी, पुनः प्रोफेसर राकेश सिंह जी, प्रोफेसर भूमनाथ जी, प्रोफेसर नीति जैन जी, विश्वविद्यालय के विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर एस टी त्रिपाठी जी, जो लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं अथवा देख रहे हैं, वे सम्मानित सभी सुधी जन। हमारे देश में सामाजिक विज्ञान की एक सुदीर्घ, सुचिंतित और समृद्ध परंपरा रही है, आज भी है और आगे भी इसका प्रवाह होता रहेगा। मैं आप सभी के वक्तव्य सुन रहा था, शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो इस विषय का जिस पर चर्चा ना हुई हो या मंथन ना हुआ है। मैं कह सकता हूं कि मैं आप लोगों को सुनकर विशेष लाभान्वित हुआ हूं। मेरे भी जो जानकारी का क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद और साधुवाद। विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत भी। जब हम अपनी परंपरा की बात करते हैं तो हमारी परंपरा श्रुति और स्मृति संचालित परंपरा कही जाती है, जिसमें वेद से लेकर और आज तक जितने भी विधान हैं उन सबका हम ध्यान करते हैं। इसलिए हमारी परंपरा दो दृष्टियों से चलती है। एक दृष्टि है लोक दृष्टि और दूसरी दृष्टि है शास्त्र दृष्टि। जब हम शास्त्र का विचार करते हैं तो जो हमारे पास लिखित श्रुति और स्मृति परंपरा से चली आ रही है उसका प्रेरण करते हैं, और जब हम लोक दृष्टि का विचार करते हैं तो लोकमत का ध्यान रखते हैं। यह दोनों अपने अपने स्थान पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी चिंतन परंपरा में व्यक्ति, समाज, राज्य, धर्म, अर्थ, प्रकृति और संस्कृति सभी पर सम्यक विचार हुआ है। हम जब व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, अस्तित्व, गंतव्य, मंतव्य और ध्येय यह विचारित होता है। उसके व्यक्तित्व के कितने अंश हैं, कितने फलक हैं और क्या क्या उसमें समाहित है, इसका हमने चिंतन किया है और आज भी चिंतन करते हैं। इसलिए व्यक्ति से संबंधित जब प्रश्न उठता है तो आत्म और परमात्मा तत्व का चिंतन करते हैं और पहला प्रश्न उठता है को अहम, और इसका जब हम सम्यक विवेचन करते हैं, दर्शन की दुनिया में जाते हैं तो सीधे सीधे घोषित करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हमारे यहाँ व्यष्टि और सृष्टि का समेकन है जब वैयक्तिक धरातल पर हम अध्ययन करते हैं। और इसी के द्वारा व्यक्ति के चिंतन के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी फलक हैं, जितने भी आयाम हैं, उस पर सहज दृष्टि पड़ती है, अर्थात व्यक्ति अच्छा ही होगा, यह हमारी मान्यता है। जब हम सामाजिक संदर्भों में आते हैं तो हम समाज की सोच, समाज की समझ और समाज की संरचना, इसका हम विवेचन करते हैं। हमारे यहाँ समाज शास्त्र संकलित दृष्टि लेकर चलता है, जिसका आधार कुटुंब और परिवार है और जिसका बृहद आकार वसुधैव कुटुंबकम में दिखलाई देता है। हमारे यहाँ परिवार के सदस्यों का दायित्व और उनके प्रति सम्मान और एक दूसरे के प्रति स्नेह और अनुराग भाव यह पूर्णतः उल्लिखित है हमारे शास्त्रों में भी, हमारे व्यवहार में भी, और माना जाता है कि वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का आधार परिवार ही होता है। इसलिए परिवार पर बहुत ज्यादा बल है हमारे समाज विज्ञान में। उसका स्वरूप क्या होगा, बड़े का दायित्व क्या होगा, छोटे का दायित्व क्या होगा, इसीलिए हमारे समाज को कहा जाता है यह सख से संचालित है, साथ साथ चलने का भाव, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है हम साथ साथ बोलें, साथ साथ बैठें,
साथ साथ चिंतन करें और साथ साथ कल्याण के अभियान चलाएं। यह हमारा सामाजिक विज्ञान है, जिसके कई आधार हैं, कई प्रकार हैं और कई उपक्रम हैं इसको बहुत ज्यादा गुंफित करने के लिए और विन्यासित करने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ समाज विज्ञान की विधा, विशेषकर जब हम समाज शास्त्र के बारे में जानते हैं, तो समाज का एक संकलित विचार है। हर व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण होता है हमारे यहाँ समाज में जितना कोई भी दूसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। हमारे भारतीय समाज को लेकर के कई प्रकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन वह तथ्यपरक नहीं है, वह आरोपित विचार हैं जिसे हमने समय के साथ स्वीकार कर लिया विचार को। वो यथार्थ नहीं है। हमारा समाज तो एक संपूर्ण कायिक स्वरूप लेकर के चलता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमारे यहाँ समाज शास्त्र में हमेशा सबके उन्नयन की बात ही की गई। यह समाज शास्त्र कहीं से पतनशील नहीं है। हम पतन की बात सोचते ही नहीं, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता से यह संचालित है और परिवेष्टित है। जब हम राज्य के बारे में विचार करते हैं तो राज्य का आधार, राज्य की आकांक्षा, राज्य की अभिलाषा, राज्य के अंग, राज्य के अवयव, हम सब पर ध्यान देते हैं और ये मानकर चलते हैं कि राज्य का आशय हमेशा व्यवस्था परक ही होगा, जिसमें एक ऐसी विधा होगी जिसे राजनीति की विधा कहते हैं, जो समाज को व्यवस्थित करके हमेशा प्रगति पथ पर आगे ले चलेगी। और यही राजनीति हिंदुस्तान में निरंतर रही है, जिसमें अन्याय, अनीति का विरोध होता रहा, अधर्म का विरोध होता रहा और असमानता का भी विरोध होता रहा। यह भारतीय राजनीति की व्यवस्था रही है। इसलिए हमारे राजनीति को शुभ्र माना गया। ये धवल है, इसमें किसी भी प्रकार के दाग के लिए स्थान नहीं है। यह सर्व मंगलकारी है। एक व्यक्ति विशेष, एक वर्ग विशेष, एक क्षेत्र विशेष के उन्नयन का भारतीय राजनीति में कभी आग्रह रहा ही नहीं। इसीलिए भारतीय राजनीति को सुचिता की राजनीति कहा जाता है, जहां सबकी सहमत की बात होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे विचारक आए जिन्होंने सर्वानुमत की राजनीति का हमेशा से समर्थन किया। राजनीति में आरोह अवरोह होते रहते हैं, उत्थान पतन की गाथा लिखी जाती है, फिर भी आपस में मेल जोल की परंपरा कभी समाप्त करने की बात भारतीय मनीषा में नहीं है और न ही भारतीय राजनीति में इसका उल्लेख मिलता है। सत्ता के खेल में कई प्रकार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलता, लेकिन वह समय की बात होती है। समय परिवर्तनशील है, इसलिए राजनीति भी परिवर्तनशील है और इसके घटक सदैव बेहतर समझें, सोचें और करें। यह भारतीय राजनीति में ऐसा कहा गया। हमारे यहाँ राज्य को सप्तांगी कहा गया। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इससे निरूपित जो राज्य है, इसको संचालित करने वाली जो नीति है, इसके भी कई नाम आए। राजनीति, राजधर्म, राजतंत्र, नृप नीति, नीति, नीति शास्त्र, बहुत सारे नाम इसके आए। आणविक त्रयी और वार्ता के माध्यम से भी इसे देखने की कोशिश की। सबका एक ही भाव है कि हम केवल भारत, जो इस धरा पर सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र है, जहां आने के लिए देवता तरसते हैं, यह दुनिया को एक परिवार मानकर चलता है और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करता रहता है। हमारे शास्त्रकारों ने जो राज्य के तत्व निर्धारित किए, उसमें कितना गहन चिंतन रहा होगा, इसका हम सहज अनुमान कर सकते हैं। स्वामी, जो आधुनिक शासन और संप्रभुता का द्योतक है। अमात्य, मंत्री वर्ग, जिसे हम राज्य में अलग से नहीं देखते। जनपद, जो जनसंख्या और भूभाग का द्योतक है। केवल 3 ही अंगों में जो आधुनिक राज्य है, इसके 4 अंग समाहित हो जाते हैं। इसके मित्र अंग में मान्यता भी समाहित हो जाती है। दुर्ग, कोष, दंड अर्थात सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सैन्य संचालन, यह सब कुछ भारतीय राजनीति में राज्यांतर्गत वर्णित है, जहां आज का राजनीतिक विज्ञान अभी नहीं पहुंच सका। इतने ज्यादा इसके विभेद, विभाग और विषय हुआ करते थे।
हम आज पुनः उसी को लेकर आगे चल रहे हैं और जो हिंदुस्तान की अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रणाली रही है मंडल सिद्धांत के माध्यम से, उसको पुनः व्यवहार में लाने की कोशिश है और पूरी दुनिया इसे आज मान्यता दे रही है। हमारी राजनीति में अहिंसा के लिए विशेष स्थान है। अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च, ऐसा श्रुतियों में और स्मृतियों में कहा गया। इसलिए हमारे यहाँ राजनीति एक धर्म भी है, आचरण भी है, व्यवहार भी है, संस्कार भी है। इसीलिए कहा जाता है भारतीय राजनीति में विशेष रूप से नीति, नियम, नैतिकता, नियत और नियत का समावेश है। कितना ज्यादा सम्यक विचार और मंथन है। और इसीलिए राजनीति हिंदुस्तान में व्यवहार और दर्शन दोनों रूपों में प्रयुक्त है। हमारे यहाँ जब धर्म की बात करते हैं तो इसके गूढ़ार्थ, तत्वार्थ और सत्यार्थ तीनों का हम वर्णन करते हैं कि गूढ़ता मूलतः धर्म है क्या। जो हम धारण करते हैं उसी को हम धर्म के साथ ले सकते हैं। इसीलिए हमारी व्यवस्था में, हमारी परंपरा में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का ही समेकन मिलता है। धर्म इति धार्य, जो हम धारण करें, आचरण के नियम, व्यवहार के नियम और संस्कार के, हम तीनों धर्म में मिलाकर चलते हैं। इसीलिए हम जितनी शाखाएं, उप शाखाएं हैं आस्था से संबंधित, हम अपने धर्म में समाहित करते हैं। आगे भी शाखाएं बढ़ती जाती हैं। इसीलिए हमारे धर्म को कहा जाता है एस धर्म सनातन है। सनातन है, यह जीवन शैली है। इसमें वैज्ञानिकता भी है, आधुनिकता भी है और समयानुकूलन भी है। इसीलिए सनातन धर्म है, यह हमारे धर्म की मान्यता है। इसमें किसी को हीनता देखने का भाव नहीं है। हम सभी को श्रेयस्कर ही मानते हैं, क्योंकि हमारी धार्मिक व्यवस्था में लौकिक और पारलौकिक दोनों हितों का चिंतन मिलता है। हमारे यहाँ एक व्यवस्थित अर्थ नीति है, कराधान की प्रणाली है। कर उतना ही होना चाहिए जिससे करदाता प्रसन्न रहे। कर इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि करदाता के ऊपर इतना बोझ पड़ जाए कि वह खड़ा ही ना हो सके। तो इसलिए हर प्रकार के कार्य क्षेत्र के लिए अलग अलग कर का विधान है। कारण कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में नियोजन, विनियोजन और विनिवेश तीन का हमेशा से ध्यान दिया गया। किस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था नियोजित हो, विनियोजित हो, निवेश इसमें क्या होना चाहिए, किस प्रकार का, यह हमेशा ध्यान रखा। और यह भी ध्यान रखा कि हमारे यहाँ हर आदमी आर्थिक संदर्भों में स्वावलंबी बने। इसीलिए कुटीर उद्योग के लिए विशेष स्थान था, कृषि व्यवस्था के लिए विशेष स्थान था। कुटीर उद्योग और कृषि व्यवस्था यह हमारे परंपरा में, हमारी वैज्ञानिक निधि के अंतर्गत यह नवाचार था कि कोई भी व्यक्ति कोई न कोई उद्योग कर ही सकता है। ये मान्यता थी। यह भी मान्यता थी हिंदुस्तान में आर्थिक क्षेत्र में कि जो कमाता है वह खिलाता है। पश्चिम की मान्यता रही, अब भी है, कि जो कमाता है वह खाता है, संसाधन जुटाता है, भोग करता है। भोगशीलता बहुत ज्यादा है पश्चिमी मान्यता के अंतर्गत। हमारी आर्थिक व्यवस्था में भोगशीलता उस प्रकार की नहीं जैसा पश्चिम में है। हमारे यहाँ तो ईशावास्योपनिषद में वर्णित है, तेन तेन भुंजीता मागध कस्वित धनम, कि हम त्यागपूर्ण भोग करें। अर्थात प्रकृति ने जो दिया है हम उसका लाभ तो लें, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी उतना ही छोड़ करके जाएं। जो संपत्ति हमारे पास है उसे हम अपना न समझें, उसे इस देश का समझें, समाज का समझें, व्यवस्था का समझें। हम उसके संरक्षक बने, अपने लिए जो भी ले सकते हैं लें, लेकिन यह ध्यान रखें कि इसमें औरों का भी अंश है। ऐसा भाव आने पर संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होगा, जिसके लिए हमारी आर्थिक व्यवस्था में बार बार संकेत और संदेश है। हमारी जो तकनीकी है उसके समयानुकूलन की बात की जाती है। अगर कहीं विकास ज्यादा हुआ है, किसी नई तकनीकी की खोज हुई है, तो उसका देशानुकूलन करने की बात हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कृषि के लिए प्रकृति पर ही निर्भरता न हो, इसलिए प्राकृतिक जल संरक्षण की भी व्यवस्था होती रही है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ तो जल के लिए
मानस आपको ध्यान में होगा, सर, कूप, वापी, तमाम संसाधन थे, नदियां जिसे हम सदा नीरा कहते हैं या जीवन दायिनी कहते हैं, उनकी भी हम वंदना करते हैं, नदियों को माँ कहते हैं। ये हमारी व्यवस्था रही है। धरा को माँ कहते हैं, ये हमारी परंपरा है। जिससे हम प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए वंदनीय है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रकृति का भी बंधन है। हमारे यहाँ आप सब जानते हैं, घर में तुलसी अवश्य होती है, उनकी हम अभ्यर्थना करते हैं, उनकी पत्ती को भी उनसे मांग कर प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ वट वृक्ष का पूजन होता है, पीपल का पूजन होता है, ये ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत हैं। नीम को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। नीम और तुलसी सबसे प्रमुख एंटीबायोटिक के रूप में आज भी हैं, और आज के दौर में इनकी कितनी उपयोगिता बढ़ गई है, कोविड के प्रकोप में हम सभी इसको जान चुके हैं। तो प्रकृति बंधन का हमारे यहाँ विधान है। हमारे यहाँ संचार की अद्भुत प्रणाली रही है, जिसे हम आज आकाशवाणी कह रहे हैं, दूरदर्शन कह रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है पहले भी आकाशवाणी होती थी। आकाशवाणी में विद्यमान और आगत दोनों संदेश निहित होते थे, चेतावनी और सुझाव। यह दायित्व था उस समय मीडिया का। आदि पत्रकार नारद को कहा जाता है। नारद ने भी सूचनाओं का जो प्रवाह किया, वितरण किया और लोगों को बताया, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा सकारात्मक, सुझावात्मक और सतर्क रहने के लिए, जिसे हम सतर्कात्मक कहते हैं, यह व्यवस्था थी हमारे यहाँ मीडिया की, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। मीडिया बहुत सारी सूचनाओं को हमारे पास तक पहुंचा देती है। यह हमेशा सकारात्मक हो, तथ्य परक हो, यह अपेक्षा की जाती है। कदाचित कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रस्तुत होता है हमारे अनुकूल नहीं लगता, लेकिन हमें सम्यक विचार करना चाहिए। सबकी भूमिका होती है और सब अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं। हमारे यहाँ संचार तंत्र भी बहुत ज्यादा विकसित था। दूर बैठा हुआ व्यक्ति समझ लेता था। संवाद की भाषा कितनी महत्वपूर्ण थी कि हम पशु पक्षियों से भी संवाद करते थे, लताओं से भी संवाद करते थे। भगवान राम ने खग, मृग, मधुकर, भ्रमर और लताओं से संवाद किया। भर्तृहरि तक पशु पक्षियों से संवाद करने का विधान था। 9वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक यह परंपरा चली। तो हमारे यहाँ सबको लेकर के विचार विमर्श करने की एक व्यवस्था थी। हमारी परंपरा में सामाजिक विज्ञान के जितने भी आज के विषय हैं, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कोई भी ऐसा शास्त्र है ही नहीं जिस पर चिंतन न हुआ। शिक्षा के लिए भी हमारे यहाँ विचार है, अर्थ की व्यवस्था कैसी हो इसके लिए विचार है, सुख कैसे प्राप्त करें इसका विचार है। हमारे यहाँ इतिहास की पुराण दृष्टि है, अर्थात जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका अविकल वर्णन और इसका आने वाले दिनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी समेकन, यह हमारी इतिहास दृष्टि है। इतिहास हमारे यहाँ गल्प नहीं है, इतिहास अतिरंजित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता आप देख सकते हैं, जो है वही है। हमारे यहाँ यह इतिहास दृष्टि रही है। इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की प्रणाली यह भारतीय प्रणाली नहीं है, यह समझने की प्रणाली है और यह हमें विचार करना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। हमारे यहाँ संस्कृति पर बहुत ज्यादा बल है और आज की दुनिया में संस्कृति और संतोष दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर आज के हालात में उनकी जो स्थिति थी उसी को आज के संदर्भ में देखें। उन्होंने पूछा सुख के क्या उपाय हैं। विदुर ने 6 उपाय बताया। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या, खद जीव लोकस्य सुखानि राजन। काम भर का अर्थागम हो, मनुष्य निरोग हो, आज के संदर्भ में विशेष मायने रखता है। साथ चलने वाला या चलने वाली ये प्रियकर हो, हमेशा व्यवहार तालमेल का हो, संतान बात मानने वाली हो, और जो विद्या है हमारी शिक्षा वो अर्थकरी हो जिससे आजीविका चले।
ये व्यवस्था थी जो आज के लिए भी है। और विशेषकर महाभारत से एक दृष्टांत और, जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि ऋण से हीन संतोषी व्यक्ति ही सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति है। ये कितना सत्य है आज के दौर में, आप समझ सकते हैं। भौतिकता की दौड़ में हम बहुत ज्यादा बेचैन और व्यग्र होते हैं और दुनिया में कहां कहां दौड़ते रहते हैं। अगर थोड़े से संतोष करने की प्रवृत्ति आ जाए तो घर ही स्वर्ग के समान होता है। और आज यह सबको लग रहा है कि परिवार क्या होता है, संतोष क्या होता है, और कम में ही कैसे अच्छे तरीके से जीवन यापन हो सकता है, यह एक वायरस ने सबको समझा दिया। यह भारतीय परंपरा है संतोष करने की। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो भारतीय मानस में बहुत सारी चीजें कही गई, व्यवहार के नियम बताए गए, संस्कार में जो हमारे निहित है, गर्भाधान से ही हमारे यहाँ संस्कार शुरू हो जाता है। संस्कारित व्यक्ति कुमार्ग पर नहीं चलता, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ कुमार्ग के लिए मान्यता नहीं है, हमेशा सन्मार्ग के लिए है। और सीख देने के लिए कहा जाता है महाजनों ये नगतः सपंथा। जो आदर्श पुरुष, महान पुरुष जिस रास्ते पर चले हैं उसी पर चलना चाहिए। वह रास्ता नैतिकता का है, आध्यात्मिकता का है, सहजता का है और सरलता का है, जिसमें साथ साथ चलने का भाव है, राष्ट्रों के लिए साथ साथ रहने का भाव है, प्राणियों के साथ मिलकर रहने का भाव है, जिसे हम सह अस्तित्व का सिद्धांत कहते हैं। जितने भी प्रकार के प्राणी हैं चराचर इस सृष्टि में, सबके साथ संतुलन बनाकर रहना, जितने भी राष्ट्र हैं सबको साथ साथ होने का अधिकार देना, और अंततः सर्वोद्भव की बात करना, सर्वोन्नति की बात करना, यह भारतीय परंपरा है जिसका ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। और यही भारतीय मनीषा है। और इसी के लिए आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में भारत अपने सनातन गौरव को प्राप्त कर रहा है। और आने वाले दिनों में दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में हम आज ही हैं। और हमारे नेतृत्व से दुनिया व्यवस्थित, चमत्कृत और सुरक्षित होगी, ऐसा विश्वास है। क्योंकि अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं केवल हमारे ही राष्ट्र नायक नहीं हैं, वह विश्व मानवता के नायक बन गए हैं। आइए उनके अभियान में हम सभी सम्मिलित हों और भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाएं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।